नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। मार्केट क्रैश हो रहा है, तेल की कीमतें रॉकेट बनने जा रही हैं, खamenei की मौत का ऐसा बदला ले रहा है ईरान कि पूरी दुनिया बाप बाप करेगी क्या, महंगाई बढ़ेगी क्या, 200 से 300 रुपए का मिलेगा पेट्रोल, ईरान अमेरिका युद्ध क्या नौकरियां भी खाएगा, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अमेरिका के फाइटर जेट गिरा है, इजराइल में भारी नुकसान, ईरान खत्म होने के पहले क्या गजब करने जा रहा है, दुबई से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में कहां क्या हो रहा है, ईरान अमेरिका युद्ध की सबसे लेटेस्ट खबरें और तस्वीरों का चैप्टर खोलूंगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने यूएई का साथ दिया तो भारत में किस किस को आग लग गई, रात 3 बजे वाली मीटिंग की असल कहानी क्या है, यह आपको बताऊंगा। युद्ध में कौन किसके साथ, ईरान के साथ कौन है, अमेरिका के साथ कौन है, रूस और चीन क्या करने वाले हैं, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। दुबई, अबू धाबी, कतर और कहां कहां कितने भारतीय फंस गए हैं, उनके साथ आगे क्या होने वाला है, खamenei की मौत की स्क्रिप्ट कैसे लिखी है अमेरिका और इजराइल ने, कमरे में मौजूद गद्दार कौन था, जिसकी भी बात होगी। ईरान अमेरिका के बीच निकल गया है पाकिस्तान का तेल, उधर तालिबान ने नूर खान एयरबेस कैसे फोड़ दिया, पाकिस्तान की तबाही का काउंटडाउन शुरू, तालिबान मार रहा है, यूएई ढूंढ रहा है, इसी बीच भारत का एक्शन होगा क्या, और आखिर में होगा हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। इतना युद्ध सुन रहे हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, किसी ने क्रूज मिसाइल मारी, किसी ने बैलिस्टिक मिसाइल मारी, सुन रहे हैं, दोनों के बीच अंतर क्या है सोचे हैं कभी, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा ऐलान किया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद 7 मार्च से धर्मयुद्ध यात्रा निकाल रहे हैं। धर्मयुद्ध यात्रा जो है 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद यूपी में गाय को राजमाता घोषित करने और बीफ के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। एआई समिट शर्टलेस प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार 9 यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जमानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि यह प्रदर्शन सिर्फ सरकार की आलोचना करने का तरीका था, इसलिए मुकदमा शुरू होने से पहले किसी को जेल में रखना कानून के खिलाफ होगा। हरियाणा विधानसभा में आज बजट पेश किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए कई ऐलान किए। हरियाणा में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एटीएस का गठन हो, 7 नए महिला थाने बनाए जाएंगे, जबकि लखपति दीदी बनाने के लिए पिंक कैब योजना शुरू की जाएगी। यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर हमले के आरोपी जीशान को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान जीशान को 2 गोलियां लगी थी। उसे घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अब इस केस से जुड़े दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी है। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लखनऊ में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। शिया समाज के लोगों ने बड़े इमामबाड़े पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसके बाद छोटा और बड़ा इमामबाड़ा मंगलवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। शिया समाज के लोग भारत सरकार से अमेरिका और इजरायल से संबंध तोड़ने की मांग कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों पर 50 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगा दिया है। बताया जा रहा है कि यह जुर्माना सेमीफाइनल में नहीं पहुंचने की वजह से लगाया गया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। पाठशाला की पहली क्लास। मार्केट क्रैश, तेल की कीमत रॉकेट, खamenei की मौत का ऐसा बदला ले रहा है ईरान की पूरी दुनिया बाप बाप करेगी क्या, महंगाई बढ़ेगी क्या, 200 से 300 रुपए का मिलने वाला है पेट्रोल, ईरान अमेरिका युद्ध नौकरियां भी खाएगा क्या, अमेरिका के फाइटर जेट गिरा है, इजराइल में भारी नुकसान, ईरान खत्म होने के पहले क्या गजब करने जा रहा है, सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। युद्ध भीषण होता जा रहा है, युद्ध का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, कई देश इसमें कूद गए हैं। यह कहां जाकर रुकेगा, कैसे रुकेगा, कितनी तबाही मचाएगा, इसका सीधा सीधा सटीक जवाब कोई दे ही नहीं सकता। इसका इंपैक्ट भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ना तय है, क्योंकि लड़ ईरान और अमेरिका रहे, लेकिन बीच में पूरा मिडिल ईस्ट फंस गया है बॉस। वो मिडिल ईस्ट जहां पर आप ये ध्यान रखिए कि करीब 1 करोड़ भारतीय मिडिल ईस्ट में रहते हैं बॉस। करीब 48% तेल की सप्लाई इसी मिडिल ईस्ट से होती है बॉस। करीब 68% गैस की सप्लाई यहां से होती है। ग्लोबल एनर्जी की बड़ी सप्लाई यहां से होती है। ग्लोबल इकोनॉमी यहां की एनर्जी सप्लाई पर टिका हुआ है, यह भी मानकर चलिए। और अगर मिडिल ईस्ट प्रभावित हुआ, मिडिल ईस्ट बर्बाद हुआ,
दुनिया के कई बड़े देश प्रभावित हो जाएंगे। भारत पर इंपैक्ट पड़ेगा, चाइना तक पर इंपैक्ट पड़ेगा, दुनिया भर में रिपल इफेक्ट होगा। इसलिए इसे कोई रूस और यूक्रेन का युद्ध मत समझिए जो आप सिर्फ खबर भर देख रहे थे। एक एक खबर का इंपैक्ट आपके घर तक पहुंच सकता है। और बॉस, अब यह युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है। आम नागरिक युद्ध की भेंट चढ़ रहे हैं। रिहायशी बिल्डिंग, एयरपोर्ट, होटल्स पर बम बरस रहे हैं। जिस दुबई में कई भारतीय रहते हैं वहां से शॉकिंग तस्वीरें आ रही हैं जो आज आप देखेंगे तो हिल जाएंगे। अमेरिका इजराइल के बीच छिड़े इस युद्ध ने कैसे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। आज युद्ध के तीसरे दिन किसने कहां किस पर बम बरसाए, नेतन्याहू पर ईरान के हमले का सच क्या निकला, यह सब बताऊंगा। लेकिन आप पहले यह देखिए कि जो लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका और ईरान आपस में लड़ेंगे, हमको क्या, हम तो क्रिकेट वर्ल्ड कप एंजॉय करेंगे भारत में, हम तो होली खेलेंगे भारत में। बॉस, आप देख लीजिए कि कैसे युद्ध कोरोना के वायरस की तरफ फैल रहा है और धीरे धीरे पूरी दुनिया को खाने पर आमादा हो रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि इस युद्ध से हमारा क्या लेना देना, हमारी जिंदगी मस्त चल रही है, उधर मिसाइल फूट रहा है तो फूट रहा है, बम फूट रहा है तो फूट रहा है, हमारे देश में थोड़ी फूट रहा है। आपके यहां महंगाई का बम जल्द फूटने वाला है, क्योंकि आप देखिए कि युद्ध छिड़ने के साथ क्या क्या हो गया है। और यह तो अभी शुरुआत भर है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं, गैस के दाम ऑलरेडी बढ़ गए हैं, दुनिया भर के शेयर मार्केट में भूचाल आ गया है, लाखों करोड़ रुपया लोगों का डूब गया, गोल्ड और सिल्वर के दाम आसमान छू रहे हैं। युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बाधित हो रही है, यानी खाने पीने के दाम बढ़ेंगे, एनर्जी के दाम बढ़ जाएंगे। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि यह रूस यूक्रेन का युद्ध मत समझिए बॉस, इसमें मिडल ईस्ट घुसा हुआ है, मिडल ईस्ट फंसा हुआ है और यह युद्ध अपना रंग दिखाना शुरू कर चुका है। आपके घर का बजट से लेकर आपकी नौकरी तक पर इंपैक्ट पड़ेगा अगर यह वॉर जल्दी नहीं रुका। सवाल यह है कि युद्ध क्या रुकने भी वाला है या रूस और चीन भी इसमें कूदने वाले हैं? वर्ल्ड वॉर भी होगा क्या? परमाणु ठिकानों का क्या होगा? क्या उन पर अटैक होगा क्या? भारत ने जो स्टैंड लिया वो क्यों लिया? यहां लोग मोदी के पीछे जो पड़े हैं उनकी आंखें खोलने वाली रिपोर्ट दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी ने रात 3 बजे जो मीटिंग की, 3 बजे तक, उसमें क्या निकला? खामनेई की मौत के पीछे गद्दार कौन था? बहुत कुछ है आज बताने के लिए बॉस, लेकिन पहला चैप्टर खोल लूं, शुरुआत करूं, उसको विस्तार से बताऊं, उससे पहले जो घमासान मचा है, आज जो हुआ है, उसकी एक झलक देखिए। समर्थन करता है। ईरान और अमेरिका के युद्ध में अभी की स्थिति यह है कि ईरान मर भी रहा है और मार भी रहा है बॉस। मर ऐसे रहा है कि ईरान पर फिर से इजराइल अमेरिका ने ताबड़तोड़ अटैक कर दिए। ईरान की राजधानी तेहरान धुआं धुआं हो रखी है भाई। इससे पहले ईरान ने आसपास के देशों को धुआं धुआं कर दिया। इजराइल पर तो मिसाइलें गिराई, लेकिन गल्फ के देशों को भी नहीं छोड़ा। वहां अलग हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, अमेरिका में ईरान की मिसाइलें जाके फटेंगी इसकी उम्मीद तो ना के बराबर है। लेकिन जो लोग अमेरिका का साथ दे रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने एयर बेसेस बना रखे हैं, जिन मुस्लिम कंट्रीज में, जिन गल्फ कंट्रीज में, ईरान उनको नुकसान पहुंचा रहा है। यानी ईरान को पता है कि मैं मरूंगा तो तुमको लेके मरूंगा बॉस, छोड़ूंगा नहीं। और वही हो रहा है, ईरान मर भी रहा है, मार भी रहा है। अभी क्या हालत है आप देखिए कि तेहरान पर फिर से इजराइल ने बम गिराने शुरू कर दिए। तेहरान में कारपेट बॉम्बिंग हो रही है और ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं आज की। इजराइल ने यह नया अटैक तब किया जब इससे पहले ईरान ने अपना पहला काउंटर अटैक किया। खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान ने जब जवाबी एक्शन शुरू किया तो मामला सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने तक नहीं था। पूरे गल्फ में ईरान ने हाहाकार मचा दिया। ऐसी ऐसी जगहों पर वो हमला कर रहा है जिसकी चोट, जिसका दर्द पूरी दुनिया को महसूस हो और दुनिया बाप बाप करे। आप देखिए कि ईरान ने कतर की फूड फैक्ट्री को निशाना बनाया है, कतर की एनर्जी फैसिलिटी को निशाना बनाया है। यानी ईरान सीधे सीधे उन जगहों को टारगेट कर रहा है जहां से पूरी दुनिया पर इंपैक्ट पड़ता है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो। मिडिल ईस्ट में एनर्जी सप्लाई का सबसे बड़ा प्लेयर सऊदी अरब है। ईरान ने सऊदी अरब की ताकत पर ही सबसे बड़ा अटैक कर दिया। ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। आप देखिए इस तस्वीर को। इसके अलावा ईरान बिल्डिंग, एयरपोर्ट सबको निशाना बना रहा है। ये देखिए तेल रिफाइनरी, अरामको जो है उसकी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है, जिसका मतलब यह है कि ईरान जानबूझकर दुनिया को यह एहसास करा रहा है कि मुझे जो दर्द हो रहा है तुमको महसूस होना चाहिए। ईरान बिल्डिंग, एयरपोर्ट
सबको निशाना बना रहा है। मतलब हर वो पॉइंट जहां हमला करने से पूरा मिडिल ईस्ट पैनिक में आ जाए। ईरान ने बहरीन में भी रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया है, लेकिन बॉस असली हाहाकार तो वहां मचा है जहां से आपकी जेब पर असर पड़ना शुरू होता है। आप देखिए कि ईरान अमेरिका के युद्ध ने मार्केट में क्या गदर मचा दिया। भारत के शेयर मार्केट को देखिए, यह मत सोचिए कि सिर्फ ये दुबई में हो रहा है, अबू धाबी में हो रहा है, कतर में हो रहा है। भारत में इंपैक्ट पड़ने लगा है। आज सुबह मार्केट खुला तो खुलते ही करीब 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए निवेशकों के। 8 लाख करोड़। दोपहर होते होते मामला जो है वो बढ़ता चला गया और 17 लाख करोड़ रुपए एक दिन में, आधे दिन में डूब गए। मार्केट बंद होते होते करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, यानी थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, लेकिन उसके बावजूद एक दिन में 6.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। लोग पैनिक में थे बॉस। मार्केट पैनिक में, और खाली भारत का शेयर मार्केट नहीं, दुनिया भर का शेयर मार्केट पैनिक में है। युद्ध से ऐसा हाहाकार मचा है कि यूएई ने तो अपनी मार्केट बंद कर दी बॉस। यूएई ने अबू धाबी और दुबई शेयर मार्केट को बंद कर दिया। यूएई में मार्केट 2 दिन के लिए बंद रहेंगे, यानी उसको पता है कि जैसे मार्केट खुलेगा यही होना है, तो उसने मार्केट ही बंद कर दिया भाई कि बाप रे बाप, ये तो कांड हो जाएगा। ये तो सिर्फ मार्केट की बात बता रहा हूं। क्रूड और गैस की कीमतों में आग लग गई है। दुनिया के कई हिस्सों में अब यह बात होने लगी है कि अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो पेट्रोल की कीमतें कहां तक जाएंगी, गैस के दाम कितने बढ़ने वाले हैं। और ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इंपैक्ट करेंगी भारत में, ये याद रखिएगा। आपको मैं बता दूं कैसे इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अरे ईरान लड़ रहा है, मेरा क्या, हम तो मैच देखेंगे वर्ल्ड कप का, वो आप देखिए कि क्रूड ऑयल जो है उसकी स्थिति क्या हो गई है। पहले क्रूड ऑयल जो है वो चल रहा था $72 प्रति बैरल पर। आज की डेट में ये अभी थोड़ी देर पहले तक बढ़कर जो है अब हो चुका है $82 प्रति बैरल तक। यानी सीधे सीधे एक दिन के अंदर 10% का जंप है बॉस। 10% कीमत बढ़ गई ऑलमोस्ट। नेचुरल गैस देखिए, जो नेचुरल गैस होती है वो सीधे सीधे 50% महंगी हो गई है। और अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया, जिसके पूरे आसार लग रहे हैं, तो ये 82 कहीं $150-200 ना हो जाए बॉस। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो कहा जा रहा कि कच्चा तेल $100 के पार इजीली चला जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अगर कच्चा तेल ऐसे ही महंगा होता रहा, गैस महंगी होती रही, भाई दुनिया भर में महंगाई जो है ना वो रॉकेट बन जाएगी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान ने अमेरिका के साथ देने वाले गल्फ देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला शुरू कर दिया है। ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर अटैक किया है, जिसके बाद प्रोडक्शन को रोक दिया गया है। ईरान ने कतर की एनर्जी फैसिलिटी को टारगेट किया है, जिसके बाद कतर ने एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए जो दावा कर रही हैं कि ये तस्वीरें सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में हुए ड्रोन अटैक की तस्वीरें। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब पर सबसे बड़ा हमला करते हुए सऊदी अरब की रास तानूरा ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया है। आप धुआं देख रहे हैं बॉस, उसी से आपको पता चल जाएगा कितना नुकसान हुआ है। यह रिफाइनरी सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको की है। सऊदी अरब का कहना है कि हमले से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस हमले के बाद रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। अब यह बंद होना डबल नुकसान है। अब समझिए कि इस हमले का सऊदी अरब और दुनिया के लिए क्या मतलब है। पहला मतलब यह, क्योंकि यह सऊदी अरब की सरकारी कंपनी है, इसका मतलब यह कि ईरान का सऊदी अरब पर डायरेक्ट अटैक है और इस युद्ध में सऊदी अरब अब सीधे कूद सकता है। दूसरा, जिस रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया है उसकी क्षमता 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन की है। यह दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लाई केंद्रों में गिना जाता है। यहीं से एशिया, यूरोप और अमेरिका में तेल भेजा जाता है। अगर यह रिफाइनरी कुछ दिन के लिए बंद होगी तो वैश्विक सप्लाई पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद हो जाने से हाहाकार मचेगा सो अलग। कच्चे तेल के दाम भाई साहब रोके नहीं रुकेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस समुद्री मार्ग पर अपनी मिसाइल और जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले ऑयल टैंकर्स को निशाना बना रहा है। संडे को, रविवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया था और इस टैंकर में 15 भारतीय क्रू मेंबर भी थे। ईरान ने स्काईलाइट नाम के जहाज को निशाना बनाकर यह मैसेज दिया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कोई जहाज जाने नहीं देगा।
सबको ब्लॉक कर देगा। ईरान के इसी कदम को ऑयल बॉम्ब बताया जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो समुद्री रास्ता है जिससे खाड़ी देशों का तेल और गैस दुनिया को एक्सपोर्ट होता है। दावा है कि अभी भी करीब 100 के करीब ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर यूएई, ओमान के कोस्ट पर खड़े और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के ट्रांजिट ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना इंपॉर्टेंट है आप इसे इस बात से समझ सकते हैं कि दुनिया का 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। बॉस, वो जो चुन्नू सा आप गोले के अंदर दिख रहे हैं, चुन्नू सा रास्ता है, लेकिन पूरी दुनिया को ना बाप बाप करा देगा अगर ये बंद हो गया, क्योंकि दुनिया का 20% ऑयल कोई मामूली आंकड़ा नहीं बता रहा हूं। डेली 20 मिलियन बैरल तेल यहां से गुजरता है। दुनिया का 1/3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट यहां से होता है। दुनिया का 20% एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहीं से ट्रांसपोर्ट होता है। यह 7 खाड़ी देशों के लिए लाइफलाइन की तरह है। तो जहां यह तेल जाता है उनके लिए तो लाइफलाइन है ही, लेकिन जिन देशों की इकोनॉमी तेल को बेच बेच के चल रही है उनके लिए भी लाइफलाइन है। सऊदी अरब तो भाई साहब एकदम घुस जाएगी उसकी इकोनॉमी, बड़ा नुकसान हो जाएगा उसको अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां और इसके आसपास कौन से देश है, जरा उसको समझिए। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर से जोड़ने वाला गेट है जिसको आप देख रहे हैं। इसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान और यूएई है। देख रहे हैं, एक तरफ आपको ईरान दिख रहा है पीला वाला हिस्सा, और दूसरी तरफ आपको यूएई और ओमान दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत संकरा, करीब 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री गलियारा है। खाड़ी देशों के पास अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने का इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। भारत, चीन और दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का क्या मतलब है और कैसे बवाल मच जाएगा, इसको समझिए। सबसे पहले देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारत पर क्या असर पड़ेगा। भाई, भारत का 45 से 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। एलएनजी इंपोर्ट का 54% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। भारत का हर दिन करीब 2.5 मिलियन बैरल तेल यहीं से होकर गुजरता है। हालांकि भारत के पास रूस, अमेरिका, ब्राजील के तौर पर विकल्प वो मौजूद है। इसके अलावा भारत ने ऑयल स्टोरेज पर काफी काम किया है। भारत में 74 दिन के लिए पर्याप्त कच्चा तेल भी मौजूद है। करीब 10 दिन का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है। इसके अलावा मौजूदा हालात को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय भी एक्टिव हो गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से आज एक रिव्यू मीटिंग की गई है और कहा जा रहा है कि सप्लाई बनी रहे, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भारत के लिए ऑयल से ज्यादा एलपीजी इंपोर्ट को लेकर चिंता होगी, क्योंकि भारत का 85% एलपीजी इंपोर्ट गल्फ देशों से हॉर्मुज के रास्ते आता है और उसी एलपीजी से आपके घर में चूल्हा जलता है। इसी तरह भारत के एलएनजी इंपोर्ट का 60% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है। यानी अगर यह युद्ध महीनों महीनों चल गया तब कांड हो जाएगा। अभी तो भारत ने 74 दिन का अपना माल समेटे रखा है, लेकिन अगर यह युद्ध लंबा खिंच गया तब परेशानी शुरू हो जाएगी। इस युद्ध से भारत पर और क्या क्या असर पड़ सकता है वो भी आपको बताता हूं। भाई, चावल, टेक्सटाइल, जेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सर्विस के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। रुके हुए जहाज, बंद हुए एयरस्पेस की वजह से मार्केट की सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन का कहना है कि अगर यह युद्ध एक हफ्ते से ज्यादा चला तो दाल के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि भारत करीब 5 से 6 मिलियन टन दाल इंपोर्ट करता है। किसी भी तरह के अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़े तो दाल की कीमत बढ़ेगी। इसके अलावा भारत में फर्टिलाइजर के दाम बढ़ सकते हैं, फर्टिलाइजर की सप्लाई बाधित हो सकती है। ईरान यूरिया और अमोनिया का बड़ा सप्लायर देश है और वो भारत की खरीफ सीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के पहले से बाकी दुनिया में कैसे खलबली मच जाएगी, आप उसको भी समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे ज्यादा तेल चीन को जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर दिन करीब 5.4 मिलियन बैरल तेल चीन जाता है, जो चीन के कुल तेल आयात का 50% है। चीन ज्यादातर तेल सऊदी अरब, ईरान और इराक से ही खरीदता है। यानी अगर यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा लंबे समय तक, भारत में महंगाई बढ़ेगी, चीन में महंगाई बढ़ेगी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में महंगाई बढ़ेगी। अगर यह रास्ता बंद रहा तो सिर्फ तेल की कीमत ही नहीं, पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। चाइना की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। चाइना की इकोनॉमी नीचे गई तो रिपल इफेक्ट होकर दुनिया पर असर पड़ेगा। भारत की इकोनॉमी नीचे गई, दुनिया पर असर पड़ेगा। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मिडिल ईस्ट का इस पूरे युद्ध में फंस जाना बहुत बड़ा खतरा है बॉस। घर घर पर इसका असर पड़ने लग जाएगा। और अभी तो यह भी नहीं पता कि वॉर चलेगा कितने दिन।
3 दिन के युद्ध में ही तेल गैस के दाम इतने बढ़ गए कि हाहाकार मचने लगा है। अगर ये लंबा खिंच गया, भाई रूस यूक्रेन युद्ध किसी ने सोचा था इतना चल जाएगा? चल ना गया। और यहां पर ईरान तो माने बैठा है कि मेरा बच्चा बच्चा खमनेई की मौत का बदला लेगा। वो कह रहे हैं कि हम मरेंगे तो तुमको मार के मरेंगे। क्या सोचे हो, ऐसा ही मर जाएंगे क्या? इसलिए ये युद्ध जो है बहुत जल्दी नहीं खत्म होगा ऐसा लग रहा है, और ऐसा दिख भी रहा है कि ये युद्ध 1-2 दिन चलकर खत्म होने वाला युद्ध नहीं है। खमनेई को मारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, ट्रंप इसके लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने काउंटर अटैक शुरू कर दिए और सारे गल्फ को निशाना बना लिया और साफ कह दिया कि अब कोई बात नहीं होगी। ईरान ने कह दिया कि वो लॉन्ग वॉर के लिए तैयार है। उधर गल्फ पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बाद फिर से इजराइल ने भयंकर अटैक ईरान पर किया। अमेरिका के चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ द यूएस एयरफोर्स के जनरल डॉन केन ने कह दिया है कि यह युद्ध सिंगल ओवरनाइट मिशन नहीं है। अमेरिकी सेना के ने कहा है कि यह मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन है जिसमें अमेरिका को कुछ अतिरिक्त नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हम यह कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने हालांकि कहा है कि यह इराक की तरह एंडलेस वॉर नहीं होगा, ईरान के साथ युद्ध को ट्रंप अंजाम तक पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर जितनी बातें अभी बाहर आ रही हैं उनसे यही लग रहा है कि अगर कोई बीच में नहीं पड़ा तो बॉस ये युद्ध 1-2 दिन वाला युद्ध नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों तरफ से अटैक और काउंटर अटैक तगड़े हो रहे हैं और अमेरिका चाहता है कि ईरान बातचीत की टेबल पर आ जाए। तुमने उनके सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया और तुम कह रहे हो कि वो बातचीत की टेबल पर आ जाए। तुमने मारने के पहले सोचा था कि तुम बातचीत की टेबल पर इसको लाना चाहते हो, और बातचीत की टेबल पर ही लाना था तो ये हमला क्यों शुरू किया? क्योंकि तुम्हारे यहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और तुम्हारी पॉपुलैरिटी गिरने लगी, तुम मिड टर्म इलेक्शन में फंसने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, तो तुमने ईरान को ठोक दिया। अमेरिका को लगता है वो पूरी दुनिया का बाप है। इराक में एक बायो वेपन नहीं ढूंढ के निकाल सका, लेकिन सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया और पूरा तेल लूट के निकल लिया अमेरिका। वेनेजुएला में मन किया तो मादुरो को उठा के ले आया और वेनेजुएला के तेल पे अपना कब्जा कर लिया। और अब ईरान में तुम कह रहे हो कि परमाणु बम है, परमाणु हथियार है। अभी तो कुछ दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि हमने सारे परमाणु हथियार, सारे परमाणु सेंटर इनके फोड़ दिए हैं, तो अब क्यों हमला किया तुमने? और अगर वजह यह है कि ईरान में लोग जो है वो खामनेई के रिजीम से खुश नहीं थे, तो दुनिया में जहां लोग खुश नहीं होंगे तुम सुलझाओगे क्या? अमेरिका पूरी दुनिया का बाप है क्या कि जहां पे हंगामा होगा, जहां पर लोग खुश नहीं होंगे अपनी सरकारों से, तुम घुस के हमला कर दोगे और मासूम लोगों को मारने लग जाओगे? ईरान में जो लोग मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये मिडिल ईस्ट में जो लोग मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी अमेरिका लेगा? अमेरिकी तो वहां बैठ के दूर में आराम से अपना पूरा इंतजाम करके कि मेरे यहां मैं किसी को नहीं घुसने दूंगा, तुम मरो तो मरो। तमाशा चल रहा है। ये जो भारत में लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए वो ट्रंप देगा क्या? ये जो महंगाई दुनिया भर में बढ़ेगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी, तमाम तरीके की दिक्कतें आएंगी, वो ट्रंप संभालेंगे क्या? लेकिन नहीं, अमेरिका तो दुनिया के चौधरी है, वो तो जहां मन वहां घुसेगा। देखिए भारत के सामने क्या और चुनौतियां हैं ये भी समझिए। इन चुनौतियों से नरेंद्र मोदी कैसे निपट रहे हैं ये भी आपको आगे दिखाऊंगा। रात 3:30 बजे तक कल मीटिंग हुई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, और इसलिए पाठशाला में अगली क्लास, अगला चैप्टर खोल रहा हूं। दुबई से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में कहां क्या हो रहा है, ईरान अमेरिका युद्ध की सबसे लेटेस्ट तस्वीरों में क्या निकल कर आया, पीएम मोदी ने यूएई का साथ दिया तो भारत में किस किस को आग लग गई, रात 3 बजे वाली मीटिंग की कहानी क्या है, युद्ध में कौन किसके साथ है, ईरान के साथ कौन, अमेरिका के साथ कौन, और रूस और चीन अब क्या करने वाले हैं, दुबई, अबू धाबी, कतर और कहां कहां कितने भारतीय फंस गए, क्या होने वाला है। अब इसका चैप्टर खोलता हूं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने जंग तो छेड़ दी, लेकिन अब यह युद्ध क्या वर्ल्ड वॉर में बदलता जा रहा है। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के ऑपरेशन लायंस रोर ने ईरान में भयंकर तबाही मचाई। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई समेत पूरी लीडरशिप को इजराइल अमेरिका ने खत्म कर दिया। भयंकर नुकसान के बाद अब ईरान के पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है बदले का। ईरान अब अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमले किए जा रहा। उधर अमेरिका और इजराइल के साथ कई सुपर पावर देश आ रहे हैं, जिससे यह युद्ध क्या वर्ल्ड वॉर में बदलता जा रहा है, यह सवाल खड़ा हो रहा है। आप देखिए कि ईरान के खिलाफ युद्ध में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की एंट्री हो गई है, जिसके बाद इस युद्ध का स्केल बढ़ रहा है। ईरान ने भी इजराइल समेत 7 देशों पर हमले कर दिए हैं, जिससे मिडिल ईस्ट के सभी देश इस युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं। उधर रूस और चीन इस युद्ध पर गहरी नजर बनाए हुए हैं।
रूस चीन को ईरान का समर्थक माना जाता है। अगर ईरान कमजोर पड़ता चला गया तो रूस चीन भी युद्ध में उतर सकते हैं, कहा जा रहा है। ऐसा हुआ तो दुनिया में भयंकर तबाही आ सकती है, क्योंकि देखिए चीन को भी यह पसंद नहीं है अमेरिका जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। रशिया तो उससे बिदका ही हुआ है, तो रशिया और चीन क्या करेंगे इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इन आशंकाओं से पूरी दुनिया में बेचैनी है, डर और दहशत है, क्योंकि अगर रूस चीन भी इस युद्ध में उतरते हैं तो दुनिया को तबाही से बचाना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान पर हमले की वजह से दुनिया भर में मार्केट क्रैश हो रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी बड़े खतरे में है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अब अमेरिका से किसी भी तरह की कोई बात नहीं होगी। दूसरी तरफ ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि ईरान ने हमले बंद नहीं किए तो इतना मारूंगा, ऐसा अंजाम करूंगा कि सोचा नहीं होगा। क्या रूस और चीन इस युद्ध में ईरान का साथ देंगे? क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके गलती कर दी है? आज इस सब के बारे में बताऊंगा। ईरान पर हमले की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। दुबई से लेकर अबू धाबी तक, कतर तक क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी की आधी रात वाली मीटिंग में क्या फैसला हुआ है, भारत में क्या पॉलिटिक्स चल रही है। देखिए, खमनेई की मौत के बाद ईरान ने बदला लेने की कसम तो खा ली। उधर इजराइल और अमेरिका भी ईरान को खत्म करके ही दम लेंगे, ये कह रहे हैं। लेकिन ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए, तो इजराइल ने ऐसा पलटवार किया जिससे ईरान के कई शहर धुआं धुआं हो रहे हैं। इजराइल के स्ट्राइक की ये तस्वीरें तेहरान की। आईडीएफ ने ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत तेहरान पर हमले तेज कर दिए। इजराइल का कहना है कि ईरान रिजीम से संबंधित ठिकानों पर हमले वो लगातार कर रहा है। वेस्टर्न तेहरान में भी लगातार धमाकों की आवाज आ रही है। जहां जहां मिलिट्री बेस है वहां आसपास रह रहे लोगों की नींद हराम हो रखी है। ईरान के कुर्दिस्तान की तस्वीरें आप यहां पर सनंदज शहर में इजराइल ने ईरान के मिलिट्री बेस पर ऐसा जोरदार हमला किया कि पूरा इलाका दहल गया। बताया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि मिलिट्री बेस में जबरदस्त तबाही मची है। एक बार ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए, इजराइल का एक ही मोटो है कि खामनेई से जुड़ी पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर देना है, और अभी जो लोग बचे हुए हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान में आज एक ऐसी ही स्ट्राइक में ईरान इंटेलिजेंस के अधिकारी सैयद याह्या हमीदी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमीदी इजराइल से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आज तो इजराइल ने ईरान को संभलने का मौका ही नहीं दिया। ईरान में चीन के खरीदे एयर डिफेंस सिस्टम को भी एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया। ईरान ने हाल ही में अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए चीन से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जो चीन के ठस्सी माल की तरह, जो बाकी के चीन के ठस्सी माल होते हैं उसी तरह निकला और नाकाम साबित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के समय जब भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, उस समय भी HQ-9B बेअसर रहा था। अब ईरान भी उसी चीन के हथियार के एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से पिट गया। अमेरिका भी इजराइल के साथ मिलकर ईरान में तबाही मचा रहा है। अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री बेस पर हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें Su-22 बॉम्बर और शाहेद 136 कामिकेज ड्रोन को तबाह होते हुए दिखाया गया है। दूसरे वीडियो में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्चर को तबाह होते हुए दिखाया गया। ये सारी तस्वीरें देखते जाइए। इजराइल ने बहुत बड़े स्केल पर ईरान पर हमला किया। इससे पहले इजराइल ने कभी ऐसा हमला नहीं किया है। आप देखिए कि इजराइल ने ईरान में 600 साइट्स पर हमला किया है। 20 साइट्स ईरान की सिक्योरिटी लीडरशिप की थी, 150 साइट्स पर बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चर थे, 200 साइट्स पर एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किए। इजराइल की एयरफोर्स ने 2500 बम ईरान पर गिराए। 2500 बम बॉस। इजराइल ने नए अटैक तब शुरू किए जब ईरान ने पूरे गल्फ में हाहाकार मचा दिया। इजराइल पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। ये आज की तस्वीरें हैं जब ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने डायरेक्ट इजराइल पर भी अटैक किया। ऐसा नहीं है इजराइल में नुकसान नहीं हो रहा है। इजराइल के बीर शेव इलाके में ईरान की मिसाइल भयंकर स्पीड के साथ आकर गिरी और जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ धुएं का गुबार फैल जाता है। ईरान के इस हमले को रोकने में इजराइल का आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहा। तो बॉस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान मार खा रहा है, ईरान नुकसान भी पहुंचा रहा है। इजराइल पर ईरान के हमलों की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ईरान की मिसाइल भयंकर धमाके के साथ फटी, जिससे चारों तरफ हड़कंप मच गया। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की बारिश को पूरी तरह नहीं रोक पा रहा। ईरान ने जेरूशलम पर भी मिसाइलों से हमला किया। अब ये तस्वीरें देखिए। इजराइल का एयर डिफेंस ईरान के ड्रोन को हवा में ही रोक रहा है, लेकिन एक ड्रोन नीचे गिरने में कामयाब हो जाता है।
जैसे ही ड्रोन जमीन से टकराता है भयंकर धमाका होता है। आप जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो अपने भारतीय सैनिकों के शौर्य को भी याद कीजिए। जब दुनिया भर के देश ड्रोन हमलों से खुद को बचा नहीं पा रहे, आप याद कीजिए भारत ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इन ड्रोन्स को भारत के बड़े बड़े शहरों तक पहुंचने नहीं दिया था, सबका भूत बना के छोड़ दिया था। यह है अपने देश का शौर्य। एक और वीडियो देखिए। ईरान की मिसाइल तूफानी रफ्तार से यरूशलेम में आकर गिरती है, जिससे भयंकर तबाही मच जाती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में जहां भी अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं वो उसके निशाने पर होंगे। लेकिन ईरान ने दुबई को भी निशाना बनाया हुआ है। दुनिया के सबसे चमकते शहर की सबसे ऊंची बुर्ज खलीफा पर भी अटैक कर दिया, जबकि दुबई में तो अमेरिका का कोई बेस भी नहीं है। बुर्ज खलीफा पर अटैक की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। ईरान के ड्रोन अटैक के बाद बुर्ज खलीफा से धुआं उठता दिखा। ईरान के हमले के बाद बुर्ज खलीफा की सभी लाइट्स को भी बंद कर दिया गया। लेकिन दुबई पर ईरान का यह इकलौता हमला नहीं था। ईरान की कई मिसाइल बुर्ज खलीफा के आसपास से गुजरती हुई भी नजर आई। आप तस्वीरें देखिए। दुबई के आसमान में ईरान के कामिकेज ड्रोन की फौज देखकर लोग दहशत में फैल आ गए। इसके बाद जगह जगह से मिसाइल अटैक की तस्वीरें सामने आने लगी। मिसाइल अटैक के बाद सड़कों पर लोग दौड़ते भागते नजर आए। ईरान अब हमला करने से पहले कुछ नहीं सोच रहा। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रही हैं। यह तस्वीर देखिए। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जो दुबई में है, उसके पास कई मिसाइलें आकर गिरी। बुर्ज खलीफा के आसपास कई इमारतों में आग भी लगी हुई दिखी। अब यह तस्वीर देखकर आपको 9/11 याद आ रहा होगा बॉस। इसी तरीके से आपको याद है 9/11 में जब प्लेन घुसा था और उसके बाद कैसे पूरी बिल्डिंग धधक उठी थी। सेम हाल इस वक्त दुबई के होटल्स में हो रहा है, रिहायशी इलाकों में कई जगहों पर हो रहा है। ऐसा नहीं है पूरे दुबई में, ऐसा नहीं है कि पूरे दुबई में अटैक हो गया है, सब लोग जो है वो खतरे में ही हैं, लेकिन दुबई में इंपैक्ट दिख रहा। दुबई में बिल्कुल वैसा ही मंजर था जैसे 9/11 के दौरान अमेरिका में था। कभी भी कहीं से भी मिसाइल आकर बिल्डिंग में घुस जा रही है। जैसे इस महिला को आप देखिए, ये घर में एक लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। फिलीपींस की ये महिला बताई जा रही है और उसी दौरान बिल्डिंग में मिसाइल आकर गिरता है और अंधेरा छा जाता है। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने दुबई को कई जगह पर हिट किया है, जिसके बाद कई जगह आग लग गई। ईरान की मिसाइल कब कहां गिरेगी किसी को नहीं पता था। ईरान ने तो दुबई के एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। यहां पहले से ही फ्लाइट्स कैंसिल चल रही हैं, हजारों लोग फंसे हुए हैं और ऐसे वक्त में ईरान ने एयरपोर्ट पर हमला किया। ईरान के हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस हमले में कई लोग घायल भी हो गए बताया जा रहा है। लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए भी नजर आए। तो उसकी तस्वीरें आप देखिए। ये तीनों तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें, जिसमें आपको लोगों में अफरा तफरी दिख रही है। ड्रोन से अटैक किया गया कहा जा रहा है और उसके बाद लोग वहां पर भाग रहे हैं। दुबई के एयरपोर्ट पर धुआं धुआं दिख रहा है। ईरान ने यूएई के शारजा शहर को भी निशाना बनाया। ईरान की मिसाइल यहां के इंडस्ट्रियल एरिया में आकर गिरी, जिसके बाद कई वेयरहाउस जलकर राख हो गए। यह शारजा की तस्वीर है, यूएई के शारजा की। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी सेना के बेस पर ईरान ने हमला किया। ईरान का कहना है कि हम अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए जहां जहां अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं वहां मारेंगे उसको। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल तबाह कर दिए। बहरीन में यूएस के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर में यह सैटेलाइट टर्मिनल बनाया गया था। आप देखिए कैसे उसको फोड़ के रख दिया ईरान ने। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप सामने आकर कहते हैं कि हमने ईरान को ये कर दिया वो कर दिया, ईरान को नुकसान तो हो रहा है बॉस, कोई दो राय नहीं है। लोग मर रहे हैं, खामनेई की मौत हो गई, कई टॉप लीडरशिप की मौत हो गई, लेकिन ईरान भी अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है, अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पूरा टर्मिनल तबाह हो गया। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। हमले से पहले की तस्वीर देखिए और हमले के बाद देखिए, पूरा खत्म मामला बॉस। ईरान के हमलों का शिकार बहरीन भी बना है। बहरीन के कई इलाकों में ईरान की मिसाइल और ड्रोन ने नुकसान पहुंचाया। जैसे ये बहरीन की एक हाई राइज इमारत को देखिए, जहां ईरान के अटैक के बाद आग लग गई। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे 9/11 में अटैक हुआ था। बहरीन के ISA टाउन पर भी ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। ईरान के हमले में एक व्यक्ति के मरने की खबर है। आप हमले की इंटेंसिटी देखिए, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। देख रहे हैं आप, मॉल देख रहे हैं, कितना बड़ा अटैक रहा होगा, इतना धुआं निकला। बहरीन में ईरान के हमलों से भारी नुकसान हो रहा है। यह वीडियो देखिए, ईरान का ड्रोन बहरीन की रिहायशी इमारत से टकराया और जोरदार धमाके के साथ इमारत में आग लग गई। ईरान ने बहरीन पर हमला करने के लिए शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है। मतलब ये जाता और फट जाता। आज कुवैत से अमेरिकी फाइटर जेट के क्रैश होने की तस्वीरें भी सामने आई। एक दो नहीं बल्कि 3 अमेरिकी फाइटर जेट
F-15 कुवैत के एयर बेस में क्रैश हो गई। ये देखिए अमेरिका का प्लेन गिर रहा है, फाइटर जेट F-15 गिर रहा है बॉस। जब अमेरिकी फाइटर जेट नीचे गिर रहे थे तो लोगों ने उसका वीडियो भी बना लिया। ये डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं बॉस। अमेरिकी F-15 को उड़ा दिया ईरान ने। कैसे फाइटर जेट F-15 हवा में आग का गोला बन गया और गोला लगते हुए नीचे आ रहा है, उसकी तस्वीर आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत शौक था ना भर दुनिया को बताने का कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में कभी बोलते हैं 5 गिरे, कभी 6 गिरे, कभी 7, 8, 9, 10, 11। भाई अब बैठ के अमेरिका के F-15 गिनो कितने गिरे हैं, उसको गिनने की बारी है। मनोहर कहानियां ना सुनाना भारत को लेकर और पाकिस्तान को लेकर। हमें पता है भारत ने क्या किया है पाकिस्तान के साथ। अब अपने गिनो फाइटर जेट कितने गिर गए। फाइटर जेट जब क्रैश हुआ तो पायलट ने इंजेक्ट किया और पैराशूट से नीचे आता दिखा। ये देखिए पायलट भी दिख गया है। बताया जा रहा है कि तीनों क्रैश में पायलट सुरक्षित नीचे उतरा है। जहां पायलट गिरे थे वहां लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ लोगों ने अमेरिकी पायलट को कार में बैठाकर सेना के बेस तक पहुंचाया। शुरू में कुवैत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि हादसे के पीछे तकनीकी खराबी और ऑपरेशनल गलती है। किसी तरह की कोई स्ट्राइक नहीं हुई है, यानी अमेरिका के 3 प्लेन अचानक उड़ते उड़ते गिर गए। ये तो और बेइज्जती की बात है कि तुमसे ढंग से उड़ाने भी नहीं आ रहा है। लेकिन बाद में ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने अमेरिका के तीनों प्लेन को मार गिराया, क्योंकि अमेरिका को समझ में आ गया कि भर दुनिया में बेइज्जती होगी कि मेरा 3 प्लेन गिरा दिया ईरान ने। तो झूठे कि नहीं ना, हमसे तो टैक्टिकल एरर हो गया, हम तो कुछ गड़बड़ी हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। ईरान ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, हम मारे हैं तीनों को। अमेरिकी फाइटर प्लेन के गिरने की तस्वीरों के कुछ देर बाद कुवैत में अमेरिकन एम्बेसी पर ईरान ने हमला कर दिया। हमले में अमेरिकन एम्बेसी को कितना नुकसान हुआ ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन वहां से धुआं उठता दिख रहा था। तो आप समझिए कि अमेरिका को भी ईरान जो है ना अच्छा खासा ठोक रहा है। अब वो अमेरिका तक तो मिसाइल नहीं मारेगा, वो जानता है, तो इसलिए वो वहां मार रहा है जहां अमेरिका को नुकसान हो, अमेरिका को दर्द महसूस हो। ईरान अब सऊदी और कतर जैसे देशों में एनर्जी प्रोडक्शन को टारगेट कर रहा है। ईरान की मिसाइलों ने कतर में प्रमुख एनर्जी सेंटर पर हमला किया, जिसके बाद आग लग गई। इसके बाद कतर की ही फूड फैक्ट्री पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ। यह वो इलाका है जहां डेयरी, पोल्ट्री, सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड के लिए कई बड़ी फैक्ट्रियां हैं। यहां से सप्लाई बंद हो गई तो कतर में खाने पीने की समस्या हो सकती है। यह सारा धुआं, यह सारा धमाका, यह लोगों की एक एक तकलीफ। रमजान का महीना चल रहा है और उसमें ये सारे मुस्लिम देशों में लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। ईरान में लोग मारे जा रहे हैं, किसकी वजह से? उस अमेरिका की वजह से, उस डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, जिसने फैसला कर लिया कि मैं अब घुसूंगा और ईरान को फोड़ूंगा, और उसकी कोई जवाबदेही नहीं। वहां तो लोग ये भी कह रहे हैं, वहां के सीनेटर कह रहे हैं कि ये सब हो गया, ईरान में हम रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन ईरान को बसाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। क्यों? फोड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी, बसाने की जिम्मेदारी किसी और की। दुनिया भर के फूफा बन के घूमोगे तुम, अब बसाएगा कोई और। ईरान ने यूएई के अबू धाबी में भी हमला कर दिया है। यहां फ्रांस के नौसेना का बेस है। ईरान के हमले में नेवी बेस पर जबरदस्त नुकसान हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इसकी पुष्टि भी की है। ईरान ने इराक के इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया है। इरबिल एयरपोर्ट पर ईरान का यह दूसरा बड़ा हमला है। इरबिल एयरपोर्ट को अमेरिका अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल करता है, यानी ईरान स्ट्रैटेजिकली वहां हमला जानबूझकर कर रहा है जहां अमेरिका के एयरबेस है। और वो कह भी रहा है, भाई ये जो मुस्लिम भाईचारा है उसके तहत वो कह रहा है कि मैं तुम लोगों पे अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका तुम्हारे यहां से हमको मार रहा है, तो मैं क्या करूं? और ये जो लड़ाई मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई है उसमें क्या फर्क दिख रहा है? अभी तक मुस्लिम एकता की बात होती थी। ईरान शिया बहुल देश है और इधर सुन्नी बहुल देश हैं, इसलिए दोनों में आग लगा के अमेरिका जो है वो अपना खेल कर रहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग भारत और भारतीयों के लिए भी चिंता की बात है, इसलिए क्योंकि जो दुनिया भर में बसे हुए एनआरआईज में से करीब 56% मिडिल ईस्ट में रहते हैं, और यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसलिए पीएम मोदी को भारतीयों की सलामती की चिंता है। आप देखिए कि पीएम मोदी ने कल रात 3 बजे, 3:30 बजे तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की और उन्होंने यूएई से बात की। कई लोगों को आग लग गई, यूएई से क्यों बात की, ईरान से क्यों नहीं बात की, ईरान का सपोर्ट क्यों नहीं किया? अरे बॉस, युद्ध कौन लड़ रहा है? मैं आपको एक चीज बताता हूं, युद्ध किसके किसके बीच चल रहा है मुझे यह बताइए। एक तरफ अमेरिका है प्लस इजराइल है, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन है बॉस? वर्सेस ईरान चल रहा है। नरेंद्र मोदी किसको फोन करके बोल रहे हैं कि आपके यहां जो हुआ गलत हुआ, हम आपके साथ खड़े, हम शांति के पक्ष में हैं? नरेंद्र मोदी किसको फोन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी यूएई को फोन कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी ने ना अमेरिका का साथ दिया ना इजराइल का साथ दिया। दोनों में से किसी को तो नहीं कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया खामनेई को मार दिया, तुमने बहुत अच्छा किया ईरान को मार दिया। उन्होंने ईरान का भी साथ नहीं दिया कि आपने बहुत अच्छा किया अमेरिका को ठोक दिया, क्योंकि भारत का स्टैंड नरेंद्र मोदी के राज में क्लियर है कि हम सिर्फ और सिर्फ शांति की तरफ हैं। इसलिए आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने किसको फोन करके कहा कि आपके साथ गलत हो रहा है, वो यूएई को बोला, क्योंकि यूएई जो है वो बीच में पिस रहा है, मिडिल ईस्ट बीच में पिस रहा है, वो बीच में है। और जो लोग यहां भारत में कह रहे हैं कि अरे मोदी तो मुसलमानों के विरोधी हैं इसलिए उन्होंने ईरान का साथ नहीं दिया, बॉस ये यूएई क्या क्रिश्चियन देश है? ये मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं वो क्या क्रिश्चियन देश हैं? वहां मुसलमान नहीं है। तो यूएई के साथ अगर खड़े हो रहे हैं, वहां जो मासूम मर रहे हैं उनके लिए भारत कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो वो मुसलमान का साथ देना नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो हमला किया उसमें अमेरिका से सवाल होना चाहिए कि वहां परमाणु बम नहीं मिले, वहां पर अगर रिजीम चेंज होने की जिम्मेदारी तुम्हारी कैसी है, यह सवाल पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी एक का पक्ष ले जो भारत करता है, भारत नहीं करता है। और जो लोग कह रहे हैं कि ईरान का साथ नहीं दिया, बॉस जब यह युद्ध शुरू नहीं हुआ था तो यूनाइटेड नेशंस में भारत ने ईरान का साथ दिया था, साथ दिया था, यह याद रखिए। लेकिन आज की डेट में नरेंद्र मोदी का सीधा स्टैंड यह है कि जो लोग बीच में फंस रहे हैं उनका मैं साथ दे रहा हूं और मैं शांति की बात कर रहा हूं। उन्होंने नेतन्याहू को फोन करके बोला कि भाई शांति की तरफ बढ़ो, ये क्या चल रहा है? और आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने किन किन राष्ट्र प्रमुखों से पिछले 24 घंटे में बात की है, वो आपको बताऊं। उससे पहले आप जरा देखिए, एक मिनट पहले वो दिखाइए जरा, कहां कहां मिडिल ईस्ट में कितने भारतीय कहां रहते हैं, जरा मैं आपको दिखाता हूं। मिडिल ईस्ट में जो भारतीय रह रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि अरे कांग्रेस को क्या है, कांग्रेस को तो बोलने में जाता है कि अरे हम तो ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहां मुस्लिम वोट बैंक दिख रहा है। नरेंद्र मोदी को वहां मिडिल ईस्ट में फंसे हुए भारतीय दिख रहे हैं। यहां पर अगर आप देखिएगा कुल भारतीय जो रहते हैं मिडिल ईस्ट में, वो कुल भारतीय रहते हैं 96 लाख बॉस, 96 लाख भारतीयों की जिंदगी की बात है ये। जिस यूएई को नरेंद्र मोदी ने फोन किया और कहा कि अल नयान मेरे भाई हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, वहां 39 लाख भारतीय रहते हैं, ऑलमोस्ट 40 लाख भारतीय के करीब रहते हैं। सऊदी अरब में ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि करीब 27 लाख भारतीय रहते हैं। सबको भूल जाएं। इसी तरह आप कुवैत में देखिए, कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं। कतर में 8,30,000, कतर में 8,30,000 भारतीय रहते हैं। ओमान में 6.5 लाख भारतीय रहते हैं, 6.5 लाख। क्या करें नरेंद्र मोदी कि सबको कहें कि नहीं, मुझे तो यहां पर यह देखना कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमको ईरान के साथ खड़े हो जाना चाहिए, और इन देशों में जो भारतीय हैं उनको क्या मैसेज दे दें कि हमारे यहां हमारे जो लोग आपके यहां हैं उनके साथ कुछ भी हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो ईरान के साथ जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कैलकुलेटिव डिसीजन लेते हुए ना ईरान का साथ दिया, ना इजराइल और अमेरिका का दिया। हां, जो लोग बीच में मर रहे हैं उनके साथ हम खड़े हैं और हम शांति की बात करते हैं, यह भारत ने मैसेज दिया है। इसमें क्या गलत कर दिया उन्होंने? आप यह भी देखिए कि अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी ने पिछले 24 घंटे में किन किन देशों के राष्ट्र प्रमुखों से फोन पर बात की। उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान से बात की। मैंने अभी आपको बताया सऊदी अरब में कितने भारतीय रहते हैं। आज ही पीएम मोदी ने बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा से बात की। इसके अलावा कल शाम को पीएम ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की। इसके बाद कल पीएम मोदी ने कल शाम को इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की। यानी भारत लगातार शांति की अपील कर रहा है। भारत बार बार कह रहा है कि जो लोग बीच में फंसे हैं हम आपके साथ खड़े, लेकिन भारत युद्ध में नहीं कूद रहा कि हम एक साइड ईरान का ले लेते हैं या अमेरिका इजराइल का ले लेते हैं। और उन्होंने नेतन्याहू को फोन करके बोला है कि भाई शांति करो, ये क्या कर रहे हो? अगर जरूरत पड़ी तो यूक्रेन की तरह ईरान समेत सभी खाड़ी देशों से भारत अपने नागरिकों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला सकता है। दिल्ली में सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में इस पर गंभीर चर्चा हुई है और पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए। इस बैठक के तुरंत बाद पीएम मोदी ने यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर के राष्ट्र प्रमुखों से बात की और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। नरेंद्र मोदी लगातार मिडिल ईस्ट के हालात को देख रहे हैं और उस हिसाब से उस रणनीति पर चल रहे हैं जिससे भारत के हित न प्रभावित हो। लेकिन यहां इंडिया अलायंस और कांग्रेस ने अलग राग अलापा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने ईरान की बात नहीं की,
अमेरिका इजराइल के साथ हो गए। कैसे इजराइल के साथ हो गए बॉस? उन्होंने कह दिया कि बहुत अच्छा किया आपने खामनेई को मारा। कांग्रेस ने बयान पर बयान जारी कर दिए। ईरान इजराइल के युद्ध को लेकर अपनी अलग ही नीति चला दी। खामनेई की हत्या की निंदा करते हुए कांग्रेस ने बयान जारी कर दिया और खामनेई के नाम पर वीडियो बनाकर नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है। उधर ओवैसी अलग अटैक कर रहे हैं। सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। ये मौका है भारत के प्रधानमंत्री को अपने लीडरशिप स्किल्स को दिखाने का इंटरनेशनल लेवल पर। विश्व गुरु अगर हम बनना चाहते तो ये मौका है। सिर्फ बोलना नहीं, आप अपना रोल अदा करिए और इसको रुकाइए आप। इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया अपने जेनोसाइड को छुपाने के लिए और ईरान पर हमले को छुपाने के लिए। ओवैसी हो, कांग्रेस हो या इंडी गठबंधन में कोई और, जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ईरान पर कुछ नहीं कहा, ईरान का साथ नहीं दिया, उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि भारत ने ये किसी से नहीं कहा कि वो किसी एक के साथ है या दूसरे के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी और भारत उनके साथ खड़े हैं। जो लोग युद्ध में पिस रहे हैं, गल्फ देशों में भारत के बड़ी आबादी रहती है, नरेंद्र मोदी उसको देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका ईरान के बीच छिड़ी जंग पर कहा कि युद्ध किसी मसले का समाधान नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि भारत युद्ध नहीं, शांति का पक्षधर है। मिडिल ईस्ट में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर पीएम ने कहा कि भारत सभी देशों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। सुनिए पीएम को। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। भारत का स्टैंड क्लियर है कि हम शांति के साथ हैं, लेकिन अपने लोगों की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी लगे हैं। अब बस ये देखना है कि ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा और कब तक रुकेगा, जिस पर हम आपको लगातार जानकारी देंगे। लेकिन एक और युद्ध चल रहा है बॉस, पाकिस्तान और तालिबान के बीच। अगला चैप्टर उसी का है। ईरान अमेरिका के बीच निकल गया पाकिस्तान का तेल। उधर तालिबान ने नूर खान एयरबेस कैसे फोड़ दिया। पाकिस्तान की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तालिबान मार रहा है, यूएई ढूंढ रहा है और इस बीच भारत का एक्शन होगा क्या, अब यह सवाल उठ रहा है। युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा है, लेकिन तेल इस वक्त युद्ध में पाकिस्तान का निकल गया है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी भयंकर जंग में जो मिसाइलें फट रही हैं, बमों के झटके लग रहे हैं, वो पाकिस्तान को भी लग रहे हैं। इस युद्ध की वजह से पाकिस्तान में 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उधर अमेरिका और इजराइल ईरान पर बम बरसा रहे हैं। इधर तालिबान मुनीर और उसकी आर्मी को पाकिस्तान के अंदर घुस के फोड़ रहा है। अटैक अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने ईरान पर किया है, लेकिन सन्नाटा पाकिस्तान के रावलपिंडी में मुनीर की सेना के मुख्यालय में पसरा हुआ है। हर बात के लिए झूठी हेकड़ी बगाड़ने वाला मुनीर सीन से गायब दिख रहा है। इस बीच पाकिस्तान में हल्ला मचने लगा है कि ईरान के बाद अगला नंबर क्या पाकिस्तान का आने वाला है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान को तालिबान पहले ही मार रहा है, दूसरी तरफ यूएई पाकिस्तान को ढूंढ रहा है कि भाई तू तो मेरे साथ साइन करके गया था कि मेरे पे हमला होगा तो तेरे पे हमला होगा। अब कहां गायब है? अटकलें तेज हैं कि क्या इसी बीच भारत का भी एक्शन हो जाएगा। पाकिस्तान का बुरा हाल हो रखा है। सबसे पहले देखिए तालिबान कैसे उसको फोड़ रहा है। अब तक पाकिस्तान के बॉर्डर पर गोले दाग रहे तालिबान ने मिसाइल दागना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में रात के अंधेरे में एक के बाद एक कई मिसाइलें फायर हो रही हैं। तालिबान की तरफ से दावा किया गया है कि ये मिसाइलें उसकी सेना ने पाकिस्तान की मिलिट्री साइट्स को टारगेट करके दागी। तालिबान ने अपने हमले में बॉर्डर के पास फायरिंग कर रहे टैंक को भी उड़ाने का दावा किया है। तालिबान की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक टैंक को जलता हुआ दिखाया गया है। तालिबान ने पिछले कुछ दिनों में किए गए हवाई हमलों में पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। मुनीर भले तालिबान से हो रही पिटाई का दर्द छुपा रहा हो, लेकिन सीन से गायब हो जाए। अब तक बॉर्डर पर मुनीर की सेना को फोड़ रहा तालिबान अब मुनीर के घर तक पहुंच चुका है। तालिबान ने रावलपिंडी में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमले का दावा किया है। यह एयरबेस पाकिस्तानी आर्मी के मुख्यालय के पास बना हुआ है। तालिबान का दावा है कि उसने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए नूर खान एयरबेस समेत पाकिस्तान की कई मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया। तालिबान ने हवाई हमले में नूर खान एयरबेस में भारी नुकसान होने का भी दावा किया है।
जिस नूर खान एयरबेस को पाकिस्तान ने फिर से फोड़ने का दावा, तालिबान ने फिर से फोड़ने का दावा किया है, उसी एयरबेस को पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस दाग कर फोड़ा था। दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने नूर खान एयरबेस पर हवाई हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया और उसे फोड़ा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि तालिबान को कम से कम नूर खान एयरबेस की मरम्मत के लिए लगाया गया सीमेंट तो सूखने देना चाहिए। तो यह हालत है। उधर जो पाकिस्तान में आम लोग इस ईरान पर हुए हमले का विरोध कर रहे थे, अमेरिकी काउंसुलेट के बाहर उन पर गोली चल गई, वो मर गए। ये पाकिस्तान का हाल हो रखा है।